नमस्कार दोस्तों, हम फिर लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो एक नए टॉपिक पर। दोस्तों, क्या आपको भी भारत में लागू सक्सेशन लॉज यानी कि उत्तराधिकार कानून काफी उलझे हुए लगते हैं? ये शायद सच भी है कि ये कानून वाकई मुश्किल है और यही एक बड़ी वजह है कि आज भारत में पेंडिंग कोर्ट केसेस की एक बड़ी संख्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ी हुई है। आज इसी विषय पर कुछ रोशनी डालेंगे जो शायद हम में से हर किसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम भारत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति के डिवीजन से जुड़े कुछ खास कानूनों के बारे में करेंगे चर्चा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में। हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के बीच एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रोविजंस के तहत बांटी गई है। क्रिश्चियंस के मामले में ये नियम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के जरिए नियंत्रित किए गए हैं। वहीं मुस्लिम्स की बात करें तो इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रोविजंस को लागू किया गया है। चलिए अब बात हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के बारे में। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक परिवार के मुखिया का नाम राम है, राम के बेटे का नाम श्याम है, वहीं श्याम के बेटे का नाम रणजीत है। रणजीत का भी एक पुत्र है जिसका नाम रोहित है। अब अगर राम ने अपनी प्रॉपर्टी श्याम, रणजीत और रोहित के बीच बांटने का फैसला किया है तो अब प्रॉपर्टी हिस्सों में बंट जाएगी और एक चेन टूट जाएगी। ऐसे में श्याम, रणजीत और रोहित को विरासत में मिली संपत्ति अब उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूप में मान्य होगी। सीधे शब्दों में इसे समझें तो किसी संपत्ति को पुश्तैनी रखने के लिए उसका कम से कम 4 पीढ़ियों तक कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा एक पार्टीशन डीड या फिर एक पारिवारिक व्यवस्था के जरिए हुआ हो तो ऐसे केसेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक जॉइंट हिंदू फैमिली में बंटवारा होता है तो जो संपत्ति परिवार के सदस्यों के हाथों में मिलती है वो उन्हें सेल्फ एक्वायर्ड के तौर पर मिलती है। अब आगे बताते हैं आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कितनी जनरेशंस दावा कर सकती हैं। एक ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसका अब तक बंटवारा ना हुआ हो तो इस मामले में मेल लिनेज की 4 पीढ़ियों का उस पर अपना दावा होगा। यानी कि राम की पैतृक संपत्ति पर उसके बेटे श्याम, श्याम के बेटे रणजीत और रणजीत के बेटे रोहित के पास उत्तराधिकार के अधिकार हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी अनडिवाइडेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के पास उत्तराधिकार के अधिकार होते हैं। इसके अलावा जब भी किसी को अपने पूर्वजों से 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति विरासत में मिलती है तो उससे नीचे की 3 पीढ़ियों तक के उसके कानूनी वारिसों को उस संपत्ति में को-पार्टनर्स यानी कि सहभागी के रूप में समान अधिकार मिलेंगे। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में दावेदारी की शुरुआत कब होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के मामले में स्टेक होल्डर के अधिकार उसके जन्म के वक्त से ही शुरू हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरह की प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस में यह अधिकार जन्म से नहीं होता। जैसे वसीयत के जरिए विरासत में मिली संपत्ति, इसमें मालिक की मौत के वक्त संपत्ति पर अधिकार शुरू हो जाता है। अब बताते हैं आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन बेच सकता है। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मुखिया के पास हिंदू कानून के तहत परिवार की संपत्ति को मैनेज करने की पावर है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एक या कुछ हिस्से के मालिकों के एक तरफा फैसले से नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि ऐसी संपत्ति पर 4 पीढ़ियों का अपना दावा होता है। अब एक सवाल आता है कि क्या किसी तोहफे के जरिए मिली संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में शामिल हो सकती है? देखिए, वो प्रॉपर्टीज जो किसी को तोहफे के रूप में और वसीयत के जरिए मिलती हैं, वो प्रॉपर्टीज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के रूप में मान्य नहीं होती हैं। यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है कि एक पिता अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में एक गिफ्ट डीड के जरिए किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ वसीयत के जरिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ओनरशिप को डोनर के निधन के बाद ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मामले में एक सवाल जो सबसे आम है, क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हर पीढ़ी का हिस्सा होता है? देखिए, इसमें हर जनरेशन के शेयर को पहले निर्धारित किया जाता है और फिर बाद की जनरेशन के हिस्से को आगे सब डिवाइड किया जाता है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जैसे जैसे परिवार में नए सदस्य जुड़ते जाते हैं, वैसे लगातार हर सदस्य का हिस्सा कम होता जाता है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर क्लेम करने की सीमा के बारे में क्या प्रोसेस है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर पिछली पीढ़ी का दावा पहला होगा। इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के स्टेक होल्डर्स के बीच संपत्ति के बंटवारे के बाद बचे हुए हिस्से के सब डिवीजन पर ही अपना दावा कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में स्टेक होल्डर्स के अधिकार पर स्ट्राइप बेसिस पर तय किए जाते हैं, न कि पर कैपिटा बेसिस पर। अब सबसे अहम बात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वुमेन्स राइट के बारे में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक संशोधन किए जाने से पहले महिलाएं शादी के बाद उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर किसी तरह का हक नहीं जता पाती थीं, क्योंकि उन्हें उस दौरान को-पार्टनर्स के रूप में नहीं माना जाता था। दरअसल पुराने कानूनों में महिलाओं को को-पार्टनरी यानी कि सहभागी का दर्जा देने से इनकार किया गया था। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में संशोधन के बाद महिलाओं को सहभागी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब किसी भी परिवार में दोनों यानी बेटे और बेटियां को-पार्टनर्स के रूप में मान्य हैं और प्रॉपर्टी पर बराबरी के अधिकार और देनदारियां साझा कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जब पेरेंट्स अपनी इच्छा से अपने बच्चों को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बाहर रखना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? कोई भी व्यक्ति वसीयत लिखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के हक से बाहर रख सकता है। साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक वयस्क बेटा यानी एक एडल्ट सन अपने पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकता। हालांकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में लागू नहीं होता। एक पिता के पास अपने बेटे को उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पर उसके अधिकार से उसे वंचित रखने का कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैसला सुनाया कि हरास्ड पेरेंट्स यानी सताए गए माता पिता अपने बच्चों को किसी भी तरह की संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी का कोई भी टाइप हो, हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि बच्चों या कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी जिन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ बुरा बर्ताव किया हो, उन्हें संपत्ति से बेदखल करने में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हमारी आज की वीडियो के जरिए आपके कई कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.